हेलो मित्रों, जीटीडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कोरोना बीमारी को देखते हुए सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सतत चलाए रखने के लिए एक नई पद्धति की शुरुआत की है। उसमें जो है ऑनलाइन बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने सभी शिक्षक बंधुओं से जो है आग्रह किया है और आशा करता हूं कि सभी लोग इससे जुड़ेंगे और बच्चों को लाभान्वित कराएंगे। जीटीडी ग्रुप में मैं चंद्र प्रकाश शुक्ला, प्रवक्ता भूगोल, गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज गुड़गांव इलाहाबाद, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज हमने जो है भूगोल विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो भी बच्चे इस ग्रुप से जुड़े हैं वो प्रयास करें कि उनसे संबंधित जो भी बच्चे हों उनको भी जो है इस ग्रुप से जोड़ें और सभी को लाभान्वित कराएं, क्योंकि जैसे 1 से 2, 2 से 4 जोड़ते जाएंगे वो बच्चे जो है अपने आप जो है इस ग्रुप का लाभ उठा सकेंगे। तो भूगोल विषय में जो है आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। कक्षा 12, अभी तो आपने कक्षा 11 की परीक्षा दिया, उसके बाद जो है कक्षा 12 में आप पहुंच गए। अभी आपको सिलेबस नहीं मालूम होगा, तो चूँकि सबसे पहले हम सिलेबस अवगत करा देना चाहते हैं कि 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है, जैसा कि कक्षा 11 में भी था, वही सर्कुलेशन इसमें भी है। 30 नंबर की आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, जिसके लिए जो है 30 नंबर में 15 नंबर इंटरनल और 15 नंबर एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है पेपर लेते हैं और वो मार्क्स देते हैं। 70 नंबर की जो आपकी थ्योरिकल परीक्षा होनी है वो बोर्ड कराता है लिखित रूप में। तो उसके लिए जो है 70 नंबर का पेपर होता है। तो उसमें सिलेबस क्या है थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सिलेबस में जो है आपके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरे पार्ट में भारत, लोग और उसकी अर्थव्यवस्था, यानी भारत के लोग और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो जो पहला पार्ट है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है भूगोल विषय के अंतर्गत। मानव भूगोल का मूल सिद्धांत क्या है, ये शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो आपको विस्मृत हुआ है वहाँ से शुरुआत करते हैं कि भूगोल विषय क्या है, भूगोल के बारे में अध्ययन कैसे किया जाए। तो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए पहले उसके बेस में जाया जाता है। हो सकता है आप लोग बेस भूल रहे हों, तो मैं फिर से रिपीट करा देना चाहता हूँ इसको कि भूगोल क्या है। क्योंकि जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जब आपको विधिवत जानकारी नहीं होगी तो सबसे पहले आप जड़ से शुरू कीजिए कि भूगोल क्या है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है गोलाकार। यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार। तो गोलाकार पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने की क्रिया को भूगोल कहते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भूगोल किसे कहते हैं बेटा बता दो, तो आप सीधा सा उत्तर दे देते हैं कि गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने सीधा साधा उत्तर दे दिया। लेकिन अब आप कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने जा रहे हैं, इसके बाद उच्च कक्षाओं में जाएंगे और ये उत्तर आपका बेसिक उत्तर है, बेसिक आंसर है, जो आपके हिसाब से नहीं है। आपको इसको और स्पष्ट करना है। भूगोल क्या है,
भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो आपने उत्तर दिया कि गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, प्राय ये तो सभी जानते हैं कि गोलाकार पृथ्वी गोल है, गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। लेकिन आप चूँकि जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा के हिसाब से कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं पर विचार कीजिए कि ये परिभाषाएं कहाँ तक जो है इसमें सार्थक हैं, उपयोगी हैं। आप उसके बारे में अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे जो भूगोल शास्त्री हैं जिन्होंने परिभाषाएं व्यक्त की हैं उनकी परिभाषाएं कभी नहीं बदलती हैं, उनकी परिभाषाएं हमेशा वही रहती हैं, उनकी शब्दावली प्राय वही रहती है। जैसे कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने कहा कि मानव और पृथ्वी तल दोनों तत्व हैं, दोनों अस्थायी एवं परिवर्तनशील हैं। इन्हीं दोनों तत्वों के बदलते हुए स्वरूप के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। मानव और पृथ्वी तल दोनों तत्व हैं, दोनों अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। इन्हीं दोनों तत्वों के बदलते हुए स्वरूप के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। देखिए आप भूगोल में क्या अध्ययन कर रहे हैं, मानव और पृथ्वी तल। मानव का भी अध्ययन आप कर रहे हैं और पृथ्वी तल का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पृथ्वी और मानव का संबंध है। और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो कह रही हैं कि मानव एक तत्व है और पृथ्वी एक तत्व है। अब कोई आपसे तर्क करे कि ये दोनों तत्व कैसे हैं, तो ये साधारण सी बात है भाई कि मानव एक तत्व है। मानव एक तत्व नहीं बल्कि मानव का जो शरीर है इसमें 5 तत्व हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी पहले ही कह दिया था। जो लोग रामायण रामचरितमानस का अध्ययन करते होंगे या किए होंगे या कहीं चौपाई सुने होंगे कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यह जो अधम शरीर है, यह जो नश्वर शरीर है, यह 5 चीज़ों से मिल करके, 5 तत्वों से मिल करके बना हुआ है। ये 5 तत्व क्या हैं? छित, जल, पावक, गगन, समीर, यही 5 तत्व हैं। और जब ये हमारा नश्वर शरीर जब नष्ट होता है, जब जीवात्मा इससे निकल जाती है, तो यह शरीर जो 5 चीज़ों से बना है वो 5 चीज़ें जो है पंचभूत हो जाती हैं। 5 चीज़ें जो है अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं, मिल जाती हैं। जो आकाश है, खाली स्थान जो हमारे अंदर है, जल है, हवा है, अग्नि है, वायु है, मिट्टी है, वो सब जो है आपस में जो है अलग अलग होकर के जो जहाँ थे वहाँ मिल जाते हैं। तो स्वाभाविक है हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और ये परिवर्तनशील है। यही कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कहती हैं कि मानव एक तत्व है और यह परिवर्तनशील है। पृथ्वी एक तत्व है, यह परिवर्तनशील है। अब दोनों को कंपैरिजन कीजिए, दोनों का कंपेयर कीजिए, देखिए कि मानव भी परिवर्तनशील है, पृथ्वी तल भी परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? अरे जब हम अब पैदा होते हैं तो हमारी शैशवावस्था होती है, एक छोटे से शिशु के रूप में हमारा शरीर जन्म लेता है। धीरे 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 ये बड़ा होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, शरीर में मोटापा आता है, शरीर सुंदर सुडौल होता है, शरीर बड़ा होता है, हड्डियां बड़ी होती हैं, परिवर्तन हो रहा है ना। फिर उसके बाद जो है शरीर जर्जर होता है। जो शरीर शैशवावस्था में था 5 वर्ष की उम्र में, वो शरीर 20 वर्ष की अवस्था में बदल गया, वो शरीर 50 वर्ष की अवस्था में बदल गया, वही शरीर जो है 60, 70, 80 वर्ष की अवस्था में बदल जाता है। फिर यही शरीर जर्जर हो जाता है, फिर आदमी जो है झुक करके चलने लगता है। तो स्वाभाविक है, निश्चित है, परिवर्तनशील है। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर कैसे परिवर्तनशील है। ठीक यही गति होती है पृथ्वी तल की, यह भी परिवर्तनशील है। थोड़ा सा इतिहास में जब घूम करके देखते हैं तो जहाँ आज समतल धरातल है
हो सकता है वहाँ कभी पर्वत पठार रहे हों। जहाँ आज पर्वत पठार हैं हो सकता है वहाँ कभी समुद्र रहे हों, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से स्वाभाविक है जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो हलचल पैदा करती रहती हैं, तो कहीं न कहीं वो पृथ्वी के ऊपरी धरातल में परिवर्तन कर देती हैं। जैसे जहाँ कहा जाता है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है, किसी समय वहाँ एक टेथिस नाम का समुद्र लहरा रहा था। बहुत विशाल समुद्र था, बहुत विशाल सागर लहरा रहा था। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण हलचल पैदा हुई पृथ्वी की तली में, और धीरे धीरे उस सागर की जो तली थी वो ऊपर उठने लगी। जब वह तली ऊपर उठने लगी तो उस सागर का जो जल था फैलने लगा चारों तरफ, और तली का जो मलबा था वो भी फैलने लगा। तो उस तली के मलबे से जो दक्षिण की तरफ आया, उससे एक समतल विशाल मैदान का निर्माण हो गया। आप पढ़ के आए हैं अभी उत्तर का विशाल मैदान। भारत को जो प्रकृति ने 5 भागों में विभाजित किया है, उसमें आपने दूसरा विभाजन पढ़ा होगा, उत्तर का विशाल मैदान। उस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण मिलता है कि इसी टेथिस नाम की तली के मलबे के निक्षेपण होने से हुआ है, और धीरे धीरे वो तली ऊपर उठती रही, और आज वहाँ एक हिमालय नाम का पर्वत बन गया। कहा जाता है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे 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 ऊपर उठ रही है। तो कहने का मतलब कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल के कि मानव और पृथ्वी तल दोनों तत्व हैं, दोनों अस्थायी हैं, दोनों परिवर्तनशील हैं। इन्हीं दोनों तत्वों के बदलते हुए स्वरूप के अध्ययन को ही हम भूगोल कहते हैं। सीधी सी बात। अब भूगोल क्या है? भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार, इतना जो है परिभाषा नहीं है। आपको उसको और डिफिनेशन करना होगा, उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या करनी होगी, क्योंकि इंटर के बाद अब आप और उच्च कक्षाओं में जाएंगे पढ़ने के लिए। इसी तरह से अनेक विद्वानों ने जो है भूगोल की परिभाषाएं अलग अलग रूपों में व्यक्त की है। टालिमी ने कहा कि भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। पृथ्वी की झलक जो है स्वर्ग से दिखाई देती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। भाई, गोलाकार पृथ्वी को हम कैसे समझ पाते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है? जब हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तभी उसकी पूरी स्थिति समझ में आती है, उसके स्थिति से अवगत हो पाते हैं। तो अंतरिक्ष से उपग्रह के द्वारा जब देखा जाता है तो पृथ्वी गोलाकार रूप में दिखाई पड़ती है, स्वाभाविक सी है। अब जो मेन चीज़ है, जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि भूगोल को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो मुख्य रूप से आप समझिए कि भूगोल के 2 भाग होते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, आपको जो अध्ययन करना है वो मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन भूगोल की जो 2 शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं के बारे में जो है हमको जानना आवश्यक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल का मतलब होता है कि जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है वो भौतिक चीज़ें हैं। जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से वो भौतिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जल, मिट्टी, धरातल। इन सारी चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखिए थोड़ा सा अंतर है। मानव भूगोल के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों का अध्ययन मानव करता है। मानव का भौतिक वस्तुओं से कितना पारस्परिक संबंध है, इसी पारस्परिक संबंध को मानव भूगोल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, मानव भूगोल में क्या अध्ययन किया जाएगा? जैसे एक वृक्ष है,
अब उस वृक्ष का संबंध किससे है? मानव से है ना। मानव ही उसका उपभोक्ता है, मानव ही उसका उपभोग करता है, छाया के रूप में, फल के रूप में, लकड़ी के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, हर तरह से उपभोग करने वाला उसका कौन है? मानव। अर्थात इन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन मानव के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का हमें अध्ययन करना है, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। आप नेट पर अगर निकाल सकते हैं तो नेट से सिलेबस निकाल लीजिएगा, अन्यथा हम बता दे रहे हैं एक एक चैप्टर आपको मानव भूगोल के बारे में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है उसको देख लीजिए। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करना है। फिर विश्व में जनसंख्या वितरण, घनत्व और जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का संगठन, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं, परिवहन और संचार के साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये मानव भूगोल के अंतर्गत इतने चैप्टर हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करना है। दूसरे चैप्टर के बारे में, दूसरे भाग के बारे में जो है कल प्रारंभ करते हैं। बस शेष धन्यवाद।